हेलो गाइस, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। और हम इस लेक्चर में एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन सारे के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं एनसीईआरटी में क्या लिख रखा है वो पढ़ के बताऊंगा, और उसके बाद उसकी जो मीनिंग है वो क्या है वो पढ़ के बताऊंगा। ठीक है, ताकि ये सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा बच्चों के लिए कि एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन उनको समझा दी जा रही है। ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा 10 क्लास का जो बोर्ड का पेपर होता है वो पूरा का पूरा एसिड जो आने वाला है वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी से आने वाला है। ठीक है, तो फिक्र मत करो। जो चैप्टर 2 है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, इसको हम इस लेक्चर में लगभग हाफ तक कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, और जो हाफ चैप्टर है वो अगले अगले लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। तो सोचो 2 लेक्चर में, सिर्फ 2 लेक्चर में पूरा का पूरा चैप्टर लाइन वाइज कंप्लीट हो जा रहा है, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो जो चैप्टर 2 है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट, उसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस मैं तुमसे पूछूंगा कि क्या तुम्हें याद है कि तुमने बचपन में कभी पढ़ा कि एसिड क्या होते हैं। जो खट्टे सब्सटेंस होते हैं जिन्हें चखने पे खट्टा महसूस होता है, और ऐसे सब्सटेंस जिन्हें टेस्ट करने पे कड़वा महसूस होता है। बीटर जो टेस्ट करते हैं उनको क्या कहते हैं, और जो खट्टे टेस्ट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, इतना तो मुझे भरोसा है कि इतना तो पता होगा कि जो एसिड्स होते हैं वो खट्टे होते हैं टेस्ट में, और जो बेसेस होते हैं वो टेस्ट में क्या होते हैं, बिटर इन टेस्ट होते हैं, कड़वे होते हैं टेस्ट में। और ये भी पता होगा जो लेमन होता है, लेमन का जो जूस होता है वो एसिडिक होता है। हमारे पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है वो भी एसिडिक होता है। और जो हमारे सोप होते हैं, साबुन, वो जो साबुन होते हैं वो बेसेस होते हैं। हम जो टूथपेस्ट यूज करते हैं उसमें भी बेस होता है। तो हम अपनी आम जिंदगी में एसिड्स और बेसिस का बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो जो एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट है बस उसी का एक्सटेंशन है। जो हमने पहले पढ़ा है कि एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, और ये लिटमस को कैसे चेंज करते हैं, और बेस बिटर इन टेस्ट होते हैं वो लिटमस को किस तरह से चेंज करते हैं। ये सारी चीज़ें हम दोबारा इसमें देखने वाले हैं, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन पढ़ने वाले हैं जो भी हमने बचपन में पढ़ के आए हैं और जिस चीज़ का हमें बेसिक आइडिया है। ठीक है, तो इसको देख के घबराना मत, इस चैप्टर को देख के, क्योंकि हम लाइन बाय लाइन तो इसको कवर कर ही रहे हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। You have learnt in previous classes that sour and bitter taste of food are due to acids and bases respectively present in them. आपने छोटी क्लासेस में ये पढ़ा होगा कि जो सोर और बिटर टेस्ट है फूड का वो एसिड्स और बेस की वजह से होता है जो कि उसमें प्रेजेंट होते हैं। इफ़ समवन इन द फैमिली सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट एज अ रेमेडी? लेमन जूस, विनीगर और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। अगर आपके किसी फैमिली मेम्बर को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाए ओवर ईटिंग के वजह से, तो आप इनमें से कौन सी रेमेडी को, कौन से उपचार को उसको सजेस्ट करेंगे? क्या आप उसे लेमन जूस पीने के लिए कहेंगे, या क्या आप उससे कहेंगे विनीगर ले लो, या आप उसको बेसिक सोडा सजेस्ट करेंगे? तो जो बेकिंग सोडा है, आपको जब आप रेमेडी का उपचार उसको बता रहे होगे तो बेशक आप उससे कहोगे कि बेकिंग सोडा ले लो, क्योंकि जो बेकिंग सोडा है वो अच्छा खासा एसिडिटी को रिमूव कर देता है। ठीक है, और आपने जो ये उपचार है वो इसलिए दिया क्योंकि आपको एक बेसिक आइडिया पहले से ही है कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो न्यूट्रल हो जाते हैं आपस में। तो एसिड प्लस बेस आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो विच प्रॉपर्टी डू यू थिंक ऑफ वाइल चूजिंग द रेमेडी? आपने कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में सोचा जब आपने इसके उपचार के बारे में सोचा? Surely you must have used your knowledge about the ability of acids and bases to nullify each other effect. बेशक आपने अपने नॉलेज का इस्तेमाल किया होगा, और कौन से नॉलेज का इस्तेमाल किया होगा? आपने इस नॉलेज का इस्तेमाल किया होगा कि एसिड और बेसेस आपस में मिलकर एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देते हैं। रिकॉल हाउ वी टेस्टेड सॉर एंड बिटर सब्सटेंस विदाउट टेस्टिंग देम। याद करो कि हमने कैसे जो सॉर और बिटर सब्सटेंसेस थे उनको हमने बिना टेस्ट करे हमने उनको टेस्ट कर लिया था कि ये एसिड है या बेस है। ठीक है, ये खट्टा है या फिर ये कड़वा है, ये हमने उसको बिना टेस्ट करे ही पता कर लिया था। ठीक है, और जब हम रिकॉल कर रहे हैं तो हम ये रिकॉल कर सकते हैं कि जो खट्टा और बिटर टेस्ट है ये हम बिना टेस्ट करे कैसे पता कर सकते हैं? हम लिटमस पेपर का इस्तेमाल करके ये सब कर सकते हैं। You already know acids are sour in taste and change the color of blue litmus to red. आपको पहले से ही पता है कि एसिड खट्टे होते हैं टेस्ट में,
और ये बदल देते हैं ब्लू लिटमस का कलर रेड में। whereas bases are bitter in taste and changes the color of the red litmus to blue। जबकि जो बेस होते हैं वो कड़वे होते हैं टेस्ट में और ये चेंज कर देते हैं रेड लिटमस का कलर ब्लू में। लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर, टर्मरिक इज अनदर सच इंडिकेटर। लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है और ऐसा ही दूसरा एक इंडिकेटर टर्मरिक है। टर्मरिक मीन्स हल्दी। तो जो लिटमस और टर्मरिक हैं ये नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, ये नेचर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये बात होती है कि इंडिकेटर्स होते क्या है। नेचुरल या आर्टिफिशियल तो अलग बात है, इंडिकेटर्स होते क्या हैं? तो जो इंडिकेटर्स होते हैं वो एक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं। तो इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस which tells whether a substance is acidic or basic। तो इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है। ठीक है, तो इंडिकेटर्स का जब भी इंडिकेटर हमारे दिमाग में शब्द आएगा, इंडिकेटर डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जरूरी नहीं हर इंडिकेटर रंग बदले। ठीक है, कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जो अपनी स्मेल बदल सकते हैं। ठीक है ना, तो डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं। तो इंडिकेटर्स बेसिकली होते क्या है? ऐसे सब्सटेंस है जो एसिड और बेस को पहचान सकते हैं। और पहचानेंगे कैसे? या तो उनके कलर में चेंज आ जाएगा या फिर उनकी स्मेल में चेंज आ जाएगा। ठीक है ना, तो इंडिकेटर्स का काम होता है एसिड और बेसिस को पहचानना। तो जो नेचुरल इंडिकेटर है वो लिटमस है, तभी तो हम लिटमस पेपर की मदद से पहचान पाते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। और उसी तरीके से हम टर्मरिक जो कि हल्दी होती है उससे भी पहचान सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। आगे बढ़ते हैं। टर्मरिक इज अनदर सच इंडिकेटर। टर्मरिक भी ऐसा ही एक इंडिकेटर है। हैव यू नोटिस्ड दैट स्ट्रेन ऑफ करी ऑन अ वाइट क्लोथ बिकम्स रेडिश ब्राउन। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपकी जो वाइट शर्ट होती है उस पर अगर करी का स्ट्रेन लग जाए, अगर करी का दाग लग जाए और हम उसको साबुन से धो दें तो वो रेडिश ब्राउन हो जाता है? क्या आपने कभी नोटिस किया है? व्हेन सोप विद द बेसिक इन नेचर एंड इज स्क्रब्ड ऑन इट। जब सोप जो कि बेसिक होता है नेचर में उसको स्क्रब कर दिया जाता है, मतलब जब वाइट शर्ट में स्टेन लगा होता है धोने से पहले तो वो येलो कलर का होता है। और जो वो येलो कलर का स्ट्रेन होता है, तो जो ये येलो कलर का स्ट्रेन है, कलर का स्ट्रेन जब हम साबुन से धोते हैं, जो कि साबुन एक बेसिक है, बेसिक इन नेचर है, तो बेस है साबुन। तो जब हम बेस को हल्दी के ऊपर रगड़ते हैं, मीन्स जो करी का स्ट्रेन है उसमें हल्दी के गुण हैं, तो जब हम हल्दी के ऊपर उसको रब करते हैं तब उसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है। तब उसका कलर कैसा हो जाता है? रेडिश ब्राउन। ठीक है, तो तब उसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि जब भी हल्दी में हम बेस डालते हैं तो वो रेडिश ब्राउन का कलर का हो जाता है। ठीक है, तो हम ये वाला जो फिनोमिना है जो शर्ट वाला जिसमें कि हम साबुन से धोते हैं तो इसका कलर रेड हो जाता है, या आपने ऑब्जर्व भी किया होगा बहुत बार जब स्कूल की वाइट शर्ट में करी का स्टेन लग जाता है तो उसके बाद जब उसको सोप से धोते हैं हम तो उसके बाद वो क्या हो जाता है? उसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है। ठीक है, बिकॉज टर्मरिक टर्न्स रेडिश ब्राउन, टर्मरिक टर्न्स रेडिश ब्राउन when bases are added to it। और हम कौन से बेस को ऐड कर रहे हैं? सोप को। ठीक है, added to it। चलो आगे बढ़ते हैं। You can also use synthetic indicators such as methyl orange and phenolphthalein to test acid and bases। आप कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि फिनोल्फथैलीन या फिर मिथाइल ऑरेंज। सिंथेटिक इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं, जो इस नेचर में प्रेजेंट नहीं होते हैं। हम कुछ केमिकल रिएक्शन के द्वारा उनको बनाते हैं। ठीक है, वो आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं इंसान के द्वारा, वो नेचर में नहीं पाए जाते। तो ऐसे एग्जाम्पल है फिनोल्फथैलीन और मिथाइल ऑरेंज। तो जो फिनोल्फथैलीन और मिथाइल ऑरेंज हैं
जब इनमें एसिड और बेसिस को डालते हैं तो ये डिफरेंट कलर्स दिखाते हैं, इनका कलर चेंज हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा सब्सटेंस बेसिक है। तो आगे बढ़ते हैं। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल स्टडी रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। हम एसिड्स और बेसिस की रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हाउ एसिड्स एंड बेसिस कैंसिल आउट ईच अदर इफेक्ट। कैसे एसिड्स और बेसिस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, नलीफाई कर देते हैं। एंड मैनी मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स डेट वी यूज़ इन आवर डे टू डे लाइफ। और हम ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों को देखेंगे जो कि एसिड और बेस से रिलेटेड होंगी और हम उनको अपनी आम जिंदगी में यूज करते हैं, जैसे सोप जो कि एक बेस है, और जैसे टूथपेस्ट जो कि अपने आप में एक बेस है। ठीक है, तो हम अपनी आम जिंदगी में बहुत सारे एसिड्स और बेसिस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे विनीगर, जो सिरका विनीगर होता है। तो जो विनीगर होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। जो हम लेमन जूस पीते हैं, ठीक है, जो नींबू शिकंजी हम पीते हैं, तो वो नींबू शिकंजी क्या है, उसमें एसिड है, उसमें भी, उसमें कौन सा एसिड है, सिट्रिक एसिड है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड हो सकते हैं जो हम अपनी आम जिंदगी में देखते हैं। जब भी हमें कोई चींटी काटती है, तो जब चींटी काटती है हमें, तो उस टाइम भी हमें जो पेन होता है वो एक एसिड की वजह से होता है। ठीक है, जो होता है फॉर्मिक एसिड, जिसके वजह से हमें पेन होता है। तो एसिड्स और बेसिस हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम चारों ओर अपने एसिड और बेसिस को देख सकते हैं और अपनी आम जिंदगी में हम कहीं ना कहीं उनका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और वैसे ही इस चैप्टर का नाम है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। और सॉल्ट का तो आपको पता ही है, बिना सॉल्ट के तो हमारा खाना भी नहीं होता। ठीक है ना, तो सॉल्ट्स का कितना कितना इम्पोर्टेंट रोल है हमारी ज़िंदगी में, ये तो पता ही है। और उसी तरह एसिड्स और बेसिस का भी हमारी ज़िंदगी में रोल है। जो हम भटूरे बनाते हैं, उस भटूरे में बेकिंग सोडा यूज होता है, जो कि अपने आप में एक बेस है। तो अगर बेस नहीं होते तो भटूरे ही नहीं होते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन, अ प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन थैलोफाइटा, एंड इज कॉमनली यूज्ड एन इंडिकेटर। जो लिटमस सॉल्यूशन है, एक पर्पल डाई होता है जब उसमें कोई एसिड या बेस नहीं मिलाया होता है। ये ये एक नेचुरल इंडिकेटर है जो कि हमें एक प्लांट लाइकेन से मिलता है। तो जो ये लिटमस है, लिटमस सॉल्यूशन है, हम किससे पाते हैं इसे? एक प्लांट होता है जिसे लाइकेन बोलते हैं। ठीक है ना, इसे हम इससे एक्सट्रैक्ट करते हैं। और ये किससे बिलोंग करता है, कौन से डिवीजन से बिलोंग करता है? थैलोफाइटा से। ठीक है, तो नाइन्थ में तो पढ़े रखा होगा थैलोफाइटा क्या होता है, टेरिडोफाइटा क्या होता है, ब्रायोफाइटा क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी ना, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। तो ये सारी जो चीज़ें पढ़ रखी थी, एनिमल डिवीज़न एंड प्लांट डिवीज़न। तो प्लांट डिवीज़न में क्या होते हैं, थैलोफाइटाज होते हैं। तो जो लाइकेन होता है वो थैलोफाइटा से बिलोंग करता है। एंड इस कॉमनली यूज्ड एन इंडिकेटर, और ये बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है इंडिकेटर में। व्हेन अ लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, जब जो लिटमस सॉल्यूशन होता है ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, मीन्स उसमें ना एसिड डाला गया हो ना बेसिक बेस डाला गया है, तो उस टाइम पे वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, द कलर इज पर्पल, उसका कलर पर्पल होता है। जब ना उसमें एसिड डाला है ना बेस डाला है, तो उस टाइम उसका कलर पर्पल होता है। देयर आर मैनी अदर मटेरियल्स लाइक रेड कैबेज लीव्स। कौन सी? रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक जो कि मैंने बताया था, और कलर्ड पेटल ऑफ सम फ्लावर्स, और कुछ फ्लावर्स के कलर्ड पेटल्स, मतलब कि जो पेटल्स होते हैं किसी भी फ्लावर का पेटल कौन सा हिस्सा होता है? तो जो पेटल हिस्सा होता है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं इधर पे रफ डायग्राम बना रहा हूँ एक प्लांट का, मीन्स एक फ्लावर का। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही बेकार बन गया है तो। ठीक है, तो ये मैंने एक फ्लावर बनाया, इधर पे जो ये पार्ट है, ठीक है, जो पंखुड़ियाँ होती हैं, फूल की जो पंखुड़ियाँ होती हैं, उनको हम पेटल्स कहते हैं, पेटल्स। तो जो कुछ फ्लावर्स होते हैं जो नेचुरली इस दुनिया में पाए जाते हैं, तो उन फ्लावर्स के जो पेटल्स होते हैं वो भी इंडिकेटर का काम कर सकते हैं। ठीक है ना, और ऐसे ही कुछ फ्लावर्स का नाम है हाइड्रेंजिया और प्यूटिनिया और जेरेनियम। हाइड्रेंजिया और प्यूटिनिया और जेरेनियम, ये जो तीन प्लांट है, हाइड्रेंजिया, पिट्यूनिया एंड जेरेनियम। ठीक है, याद कर लो इन तीनों प्लांट्स को, क्योंकि इनकी जो पेटल्स होती हैं वो भी इंडिकेटर का काम करती हैं। ठीक है, हाइड्रेंजिया तो याद कर ही लो। ठीक है, विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इन अ सॉल्यूशन, जो कि इंडिकेट करते हैं कि किसी सॉल्यूशन में एसिड या बेस है या नहीं, वही तो काम है इंडिकेटर का। दीज आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर्स, इनको एसिड बेस इंडिकेटर कहा जाता है, या फिर सिंपली इंडिकेटर कह दिया जाता है, और दे आर कॉल्ड सिंपली इंडिकेटर्स। ठीक है, तो जो ये क्वेश्चन है
यू हैव प्रोवाइडेड 3 टेस्ट ट्यूब्स, आपको 3 टेस्ट ट्यूब्स दी गई हैं, टेस्ट ट्यूब 1, टेस्ट ट्यूब बी और टेस्ट ट्यूब सी, ठीक है। और 3 जो टेस्ट ट्यूब दे रखे हैं उन 3 टेस्ट ट्यूब में एक टेस्ट ट्यूब में हमने डिस्टिल्ड वाटर डाला है और दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमने एसिडिक सॉल्यूशन डाल रखा है और तीसरे में बेसिक सॉल्यूशन डाल रखा है। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में हमने डिस्टिल्ड वाटर डाला, मीन्स ऐसा वाटर जिसे डिस्टिल्ड किया गया है, ठीक है, डिस्टिलेशन प्रोसेस से जिसे प्रिपेयर करा गया है। और जो दूसरी टेस्ट ट्यूब है उसमें हमने एसिडिक सॉल्यूशन डाल दिया, कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कोई भी एसिड हो सकता है, या एसिटिक एसिड, कोई भी एसिड हो सकता है, ठीक है। और जो तीसरी टेस्ट ट्यूब है उसमें हमने बेसिक सॉल्यूशन डाला है रिस्पेक्टिवली। इफ़ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, आपको सिर्फ एक रेड लिटमस पेपर दे रखा है, सिर्फ क्या दे रखा है, एक रेड लिटमस पेपर दे रखा है। हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब, आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी टेस्ट ट्यूब में एसिड है, कौन सी टेस्ट ट्यूब में बेस है और कौन सी टेस्ट ट्यूब में पानी है, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर है। तो फर्स्ट टाइम तो सोचोगे कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक ट्रिक है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताने वाला हूँ, बस जस्ट हिंट दे दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सोचने वाला क्वेश्चन है और जब आप इसे सोचोगे तो आपको लगेगा अच्छा तो ये ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो मैं हिंट दे रहा हूँ, जो डिस्टिल्ड वाटर है उसमें अगर आप रेड लिटमस को डालोगे तो वो अपना कलर चेंज ही नहीं करेगा, ठीक है। अगर आप रेड लिटमस को एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे वो तब भी कलर चेंज ही नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन आप बेस में डालोगे तो वो कलर ब्लू में चेंज हो जाएगा। तो आप बेस को तो पहचान सकते हो और बेस को पहचान के एक बार में साइड कर सकते हो, लेकिन अब आप एसिड और वाटर को नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि वाटर में भी वो सेम कलर दे रहा है और एसिड में भी सेम कलर दे रहा है, ठीक है। अब आपको करना क्या होगा, जो वो बेस आपने पहचान लिया है कि ये बेस है, उसको आपने जो दोनों टेस्ट ट्यूब हैं उसमें डाल देना है, थोड़ा एक टेस्ट ट्यूब में डालना है और थोड़ा दूसरे टेस्ट ट्यूब में डालना है, ठीक है। जब पानी में बेस मिलेगा तो तब भी बेस ही बना रहेगा, ठीक है। अब की बार आप अगर अगर पानी को डाल रखा है आपने किसमें, अगर आपने बेस को पानी वाली टेस्ट ट्यूब में डाला, तो अब आप अगर रेड लिटमस को उसमें डालोगे तो क्या हो जाएगा, और अगर उस बेस को एसिड में डालोगे तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, और इस बार जो वो मिक्सचर बनेगा उसका वो तो कोई कलर चेंज ही नहीं करना चाहिए, लेकिन पानी के साथ जब बेस को डालेंगे वो क्या देगा, वो ब्लू कलर देगा, ठीक है। हिंट नहीं मैंने बता ही दिया है, ठीक है। तो चीज़ ये है कि हमने बेस को पहचान लिया, फिर बेस को दोनों टेस्ट ट्यूब में थोड़ा थोड़ा डाल दिया, एक टेस्ट ट्यूब में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, जबकि एक टेस्ट ट्यूब में वो बेस बन जाएगा दोबारा वाटर में डाल के, क्योंकि वाटर में एसिड और बेस को डालते हैं तो वो दोबारा एसिड और बेस ही बन जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, चलो हम अंडरस्टैंड करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड्स और बेसिस की, ठीक है ना। एसिड्स एंड बेसिस इन द लेबोरेटरी, एसिड्स और कुछ बेसिस होते हैं जो लेबोरेटरी में पाए जाते हैं। तो एक्टिविटी 2.1, एक्टिविटी से कुछ चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्यूशन, कुछ सॉल्यूशंस बता रहा हूँ मैं, इन सॉल्यूशंस को कलेक्ट करना है अपनी लेबोरेटरी में, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इन सॉल्यूशंस को अपनी लेबोरेटरी में क्या करना है, कलेक्ट करना है। पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द अबव सॉल्यूशन ऑन अ वॉच ग्लास 1 by 1 एंड टेस्ट द ड्रॉप इंडिकेट एज वन इन टेबल 2.1। इसके बाद जितने भी हमने ये सॉल्यूशंस ले रखे हैं इनको अलग अलग चाइना डिश में डालना है, हमने किस में डालना है, अलग अलग चाइना डिशेस में डालना है, मीन्स अलग अलग वॉच ग्लासेस में डालना है। जो छोटी छोटी प्लेट्स होती हैं, ठीक है, जो छोटी छोटी प्लेट्स होती हैं लेबोरेटरी में, उन प्लेट्स में इन सारे सॉल्यूशंस को एक एक करके ड्रॉपर की मदद से डाल देना है। और उसके बाद हमने कुछ इंडिकेटर्स ले रखे हैं जो कि हमारी टेबल 2.1 में दे रखे हैं, जैसे रेड लिटमस सॉल्यूशन, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, फिनोल्फिथलीन सॉल्यूशन और मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन। जो ये 4 प्रकार के हमारे सॉल्यूशन हैं, इन सॉल्यूशन को हमने फिर ड्रॉपर से उन चाइना डिशेस के ऊपर डालना है, जिसमें हमने ये कौन से सॉल्यूशन डाल रखे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो ये वाले हमने डाल रखे हैं, इनके ऊपर हमने इन इंडिकेटर्स को डालना है। तो हम ये देख सकते हैं कि जो एसिड्स हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिनके पीछे एसिड लग रखा है, नाइट्रिक एसिड, ये एसिड वो एसिड, ठीक है, और जिसके पीछे हाइड्रोक्साइड लग रखा है वो अलग अलग है। एसिड्स अलग हो जाएंगे क्योंकि एसिड रेड लिटमस सॉल्यूशन को किस में चेंज करेंगे, रेडी में रखेंगे, ठीक है। जबकि जो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है एसिड उसे क्या कर देंगे, रेड कर देंगे। फिनोल्फिथलीन सॉल्यूशन को एसिड कलरलेस बना देते हैं, जबकि मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन को एसिड से रेड बना देते हैं, ठीक है। तो जो
एसिड्स हैं ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देते हैं, रेड में चेंज कर देते हैं। और जो एसिड्स होते हैं रेड लिटमस को किस में चेंज करते हैं, रेड ही रखते हैं, ठीक है। और जो एसिड्स होते हैं और जो बेसेस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं, और जो बेसेस होते हैं ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं, और जो बेसेस होते हैं ब्लू लिटमस को ब्लू में ही रखते हैं, ठीक है। बेसेस, बी फॉर बेसेस एंड बी फॉर ब्लू, तो बेसेस ब्लू लिटमस को उसमें ही रखते हैं। तो इसका ट्रिक ये है कि बेसेस और ब्लू कलर दोनों के आगे बी है ना, इसका मतलब बेसेस हमेशा ब्लू कलर बनाते हैं लिटमस सॉल्यूशन का या फिर लिटमस पेपर का, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। और लेकिन इसमें से जो एसिड्स और बेसेस हैं इस एक्टिविटी में वो हम कैसे करेंगे, जो एसिड्स हैं उसके पीछे एसिड लिख रखा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये एसिड्स हैं, एसिटिक एसिड, जिसके पीछे हाइड्रो ऑक्साइड लिख रखा है। क्या लिखा है, हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। वो बेसेस होते हैं, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। ये सारे के सारे बेस होंगे। तो जो हाइड्रो ऑक्साइड्स हैं, हाइड्रो ऑक्साइड्स वो बेसेस हैं। तो ये चीज़ सीख लिया हमने, आगे बढ़ते हैं। These indicators tell us whether a substance is acidic or basic by change in color। तो जो ये इंडिकेटर्स हैं कलर में चेंज की वजह से हमें एसिडिक है या बेसिक है कोई सब्सटेंस ये बता रहे हैं। देयर आर सम सब्सटेंसेज हुज ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडिया। ऐसे कुछ सब्सटेंसेज हैं जिनकी स्मेल चेंज हो जाती है जब भी उन्हें एसिड या बेसिक सब्सटेंसेज में रखते हैं। दीज आर कॉल्ड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। और ऐसे सब्सटेंसेज को ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहा जाता है। ऑल फैक्ट्री मीन्स जो हमारी नोज़ जिसे सेंस कर सकती है उसे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर बोलते हैं, ठीक है। जो हमारी नोज़ सेंस करती है जिन चीज़ों को, ठीक है, नोज़ सेंसेस, ठीक है। तो ऐसे इंडिकेटर्स जो होते हैं जो स्मेल में चेंज आ जाता है जिनमें, जब हम एसिड में डालते हैं कोई डिफरेंट स्मेल देते हैं और बेस में डालते हैं तो एक डिफरेंट स्मेल देते हैं, जिससे पता चल जाता है कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है और कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है। तो ऐसे इंडिकेटर्स को ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स बोलते हैं। और जो हमने पहले जिनमें कलर में चेंज आ रहा था उन्हें जस्ट हम इंडिकेटर्स कह देते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके कलर में चेंज आ रहा है। एक्टिविटी 2.2 टेक सम फाइनली चॉप्ड अनियंस, ठीक है। अनियंस को अच्छी तरह फाइनली चॉप करो, ठीक है, उन्हें फाइनली काटो और उन्हें एक प्लास्टिक बैग के अंदर डाल दो और विथ सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन क्लॉथ, और कुछ स्ट्रिप्स हमने क्लीन क्लॉथ की, एक क्लीन कपड़े की कुछ स्ट्रिप्स को भी फाइनली चॉप्ड अनियंस के साथ रख देना और एक पन्नी में पैक करके फ्रिज में रख देना है, ठीक है, एक रात के लिए। टाई अप द बैग टाइटली, और उस बैग को बहुत ही टाइटली क्या करना है, पैक करना है। लीव ओवरनाइट, और एक रात के लिए हमने छोड़ देना है फ्रिज में। द क्लॉथ स्ट्रिप नाउ कैन बी यूज्ड टू टेस्ट एसिड एंड बेस, और जो हमने कपड़ा उसके साथ रख दिया था फाइनली चॉप्ड अनियंस के साथ, जो अनियंस के साथ हमने कपड़ा रख रखा था उस कपड़े का हम यूज कर सकते हैं एसिड और बेस को पहचानने के लिए। कितना कमाल का है ना ये। हम सूंघ कर ही बता सकते हैं कि कोई चीज़ एसिड है या फिर बेसिक है, ठीक है। टेक 2 ऑफ दीज क्लॉथ स्ट्रिप एंड चेक दियर ऑर्डर। तो 2 क्लॉथ स्ट्रिप्स को हमने लेना है और उसकी ऑर्डर को हमने पहले सूंघना है बिना एसिड और बेसिस को पहले डाले हुए, ठीक है। फर्स्ट में हमने सूंघ लेना है और याद कर लेना है कि इसकी स्मेल कैसी है। अब उसके बाद पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ HCl सॉल्यूशन, उसके ऊपर HCl का सॉल्यूशन डाल देना है और उसके बाद उसकी खुशबू को हमने सूंघना है, ठीक है ना। और उसके बाद डाइल्यूट NaOH, उसके बाद हमने दूसरे जो स्ट्रिप है क्लॉथ की उसमें डाइल्यूट NaOH को डालना है, उसके बाद उसकी खुशबू को सूंघना है, ठीक है ना। रिंस बोथ क्लॉथ स्ट्रिप एंड ये सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद हम जब सूंघते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जब एसिड के साथ वो कर रहा है, एसिड को जब हम उसमें डाल रहे हैं तो उसकी जो स्मेल है, ठीक है, उसकी जो स्मेल है उसमें एक अलग डिफरेंस होता है। और हम जब बेसिस के साथ डालते हैं तो उसकी जो स्मेल होती है उसमें एक अलग डिफरेंस होता है। रिंस बोथ क्लॉथ स्ट्रिप्स विथ वाटर एंड अगेन चेक देयर ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद हम दोबारा उनको चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या हुआ। बस बेसिकली यही है
कि जो NaOH सॉल्यूशन है, NaOH सॉल्यूशन, उसके साथ वो अलग स्मेल देगा, और जो वो होंगे, और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसके साथ वो अलग स्मेल देगा। ठीक है, तो एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल से देते हैं वो। तो इससे हमें पता चलता है कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा सब्सटेंस बेसिक है। विच ऑफ दिस वनीला, अनियन एंड क्लोव, वनीला और अनियन और क्लोव, इनकी भी एक स्मेल होती है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। जब हम वनीला या फिर क्लोव, जिसे हम लौंग कहते हैं, या फिर अनियन को सूंघते हैं तो उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, लेकिन वो स्मेल चेंज हो जाती है जब हम उसमें एसिड और बेस डालते हैं। ठीक है, कैन बी यूज्ड एज अ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। वनीला, अनियन और क्लोव को भी ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ठीक है ना, तो देख लो, इतना तो समझ आया होगा। हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल्स। अब हम नेक्स्ट पार्ट में ये देखेंगे कि एसिड्स और बेसिस जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल्स मीन आयरन, कॉपर, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब मेटल्स हैं। तो मेटल्स के साथ जब रिएक्शन करते हैं एसिड्स, तो क्या होता है, ठीक है ना। तो हमने एक्टिविटी 2.1 में क्या समझा था, एक्टिविटी 2.1 में हमने देखा कि एसिड्स किसको क्या कर रहे हैं और बेसिस किसको क्या कर दे रहे हैं चेंज, ठीक है, किसमें क्या चेंज कर दे रहे हैं। तो हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल, एसिड्स और बेसिस मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो जो एक्टिविटी 2.3 है, इसको मैं रीड नहीं करता हूँ, इसको बस मैं बता देता हूँ, सारे के सारे स्टेप्स को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो हमने एक एपरेटस, जो ये एपरेटस बना रखा है, इस एपरेटस को हमने ज्यों का त्यों बनाना है, ठीक है, ऐसा ही बनाना है। तो जब इस एपरेटस को हम ऐसा बना देंगे, तो उसके बाद हमें कुछ जिंक ग्रैन्यूल्स को एक टेस्ट ट्यूब में लेना है। ये जो ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में हमने जिंक ग्रैन्यूल्स को लेना है, इस टेस्ट ट्यूब में हमने जिंक के ग्रैन्यूल्स को लेना है, ठीक है। जो हमने चैप्टर फर्स्ट में भी देख रखा था कि जिंक के ग्रैन्यूल्स में जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाल देते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होती है, याद करो, जो कि एक पॉप साउंड जनरेट करती है, ठीक है, वो गैस होती है हाइड्रोजन। तो जिंक ग्रैन्यूल्स को जब हम एक टेस्ट ट्यूब में डालते हैं और ऊपर से हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं, तो हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो जो ये बबल्स निकल रहे हैं, ये बबल्स जो इधर से निकल रहे हैं, जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, वो इस पाइप से पास होते हुए एक सॉल्यूशन में जाएगी, जो कौन सा सॉल्यूशन है, सोप का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इधर से ये जो हाइड्रोजन की गैस है वो निकल रही है और यहाँ पर जा रही है, ठीक है ना। तो जब ये यहाँ से जा रही है, अब कभी भी सोप के सॉल्यूशन में आप कभी भी हवा को फूकोगे, ठीक है, कभी ट्राई करना कि एक सोप का सॉल्यूशन आपने बना लिया, उसके बाद एक स्ट्रॉ से आप उसको ऐसे करके फूकना, तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ बबल्स निकलने लग जा रहे हैं, ठीक है, सोप के बबल्स बन जा रहे हैं। तो जो सोप के बबल्स बन जा रहे हैं वो ऊपर उठेंगे। तो जो सोप के बबल जब ऊपर उठेंगे, आपको एक कैंडल से उसको बर्न करना है। तो जब आप उसे बर्न करोगे, क्योंकि इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन गैस है, इसके अंदर हाइड्रोजन गैसेस हैं, तो जब ये इनको हम जलाते हैं तो एक पॉप साउंड आती है, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद अ पॉप साउंड, ठीक है। तो कैंडल से हम इसे जलाते हैं, सोप बबल्स फिल्ड विथ हाइड्रोजन, ठीक है। ये सोप सॉल्यूशन और यह डिलीवरी ट्यूब, क्योंकि ये हाइड्रोजन को डिलीवर कर रही है, ठीक है ना। तो ये जिंक ग्रैन्यूल्स हैं जिन्हें हमने यूज कर रखा है। तो ठीक है, हमने ये एक्टिविटी भी सीख ली है, और ये जो रिएक्शन थी हमारी, ये तो हमारी फर्स्ट चैप्टर में ही थी ना, शायद एक्टिविटी 1.3 थी ये, हाँ एक्टिविटी 1.3 थी ये, थर्ड एक्टिविटी थी ये, जिसमें हम जिंक ग्रैन्यूल्स में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाल देते तो एक गैस इवॉल्व हो रही थी जो कि हाइड्रोजन गैस है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। नोट दैट मेटल्स इन द अबव रिएक्शन डिस्प्लेस हाइड्रोजन एटम। नोट करो कि जो मेटल्स हैं ऊपर वाली रिएक्शन में, वो डिस्प्लेस कर रहे हैं हाइड्रोजन को उसके ही सॉल्यूशन से, ठीक है। मैंने ये बात भी जब मैं फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहा था तब मैंने ये बात बता रखी थी। जो हमारी एक्टिविटी सीरीज होती है, एक्टिविटी सीरीज, चलो इसको ध्यान से देख लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक्टिविटी सीरीज है, ये एक ऐसी सीरीज है जो हमें बताती है कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा एलिमेंट लेस रिएक्टिव है, ठीक है। टेल्स द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताती है। तो एक्टिविटी सीरीज हमारी क्या होती है, एक्टिविटी का ऑर्डर बताती है।
तो जो हमारी एक्टिविटी सीरीज होती है वो कुछ एलिमेंट्स की एक सीरीज होती है जो कि हमें बताती है कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम रिएक्टिव है, ठीक है। तो जो ऊपर वाले मटेरियल्स होंगे वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे और जैसे जैसे हम नीचे को जाएंगे उनकी रिएक्टिविटी कम होते रहेगी। तो याद करना इस रिएक्टिविटी सीरीज को, इसको याद करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, ठीक है। हर किसी को ये याद करनी ही पड़ती है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन और उसके बाद लेड, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ठीक है। तो ये हमारी एक्टिविटी सीरीज है कुछ एलिमेंट्स की जो कि हमें ये बता रही है कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा लेस रिएक्टिव है। जैसे ही हम इस एक्टिविटी सीरीज में नीचे को जाते हैं, ठीक है, नीचे को जाते हैं, जब हम नीचे को जाते हैं तो जो रिएक्टिविटी होती है वो डिक्रीज करती है, रिएक्टिविटी डिक्रीजेज। तभी तो जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं उनको हम पानी में डालते हैं तो वो आग पकड़ लेते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, पानी के कांटेक्ट में आने के बाद वो रिएक्ट कर लेते हैं। जबकि जो गोल्ड और प्लेटिनम होते हैं वो पानी के साथ कभी रिएक्ट ही नहीं करते हैं। गोल्ड में कभी जंग ही नहीं लगती है, ठीक है, जो सोना होता है उसमें कभी जंग ही नहीं लगती क्योंकि वो कभी रिएक्ट ही नहीं करता, वो नॉन रिएक्टिव होता है, ठीक है। इसे इसलिए जो ये मेटल्स होते हैं गोल्ड और प्लेटिनम, इन्हें नोबल मेटल्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? नोबल, नोबल मेटल्स। क्योंकि नोबल मेटल्स इसलिए होते हैं क्योंकि ये रिएक्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझ आ गई, ये एक्टिविटी सीरीज होती है। लेकिन इस एक्टिविटी जो सीरीज होती है इस तरफ पे हाइड्रोजन की एक खास पोजीशन होती है, ये स्पेशल होता है हाइड्रोजन, क्योंकि जो हाइड्रोजन के ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन के ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं ये डिस्प्लेस कर देते हैं हाइड्रोजन को एसिड से। ये जितने भी एलिमेंट हैं रेड से मैंने जिन्हें हाईलाइट किया है ये कर देते हैं डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। तो हाइड्रोजन के ऊपर वाले जितने भी मेटल्स हैं अगर उनको हम किसी एसिड में डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है। इधर पे हमने जिंक ग्रैन्यूल्स को डाल रखा है किस पे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। तो जो एसिड्स होते हैं उनमें अगर इसके ऊपर वाले मेटल्स को डालेंगे तो क्या हो जाएगा? वो समझिए हो ना, क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर लेगा। तो हम जिंक की पोजीशन एक बार देखते हैं कि जिंक की क्या पोजीशन है। जिंक की पोजीशन क्या है? हाइड्रोजन के ऊपर ही है जिंक, है या नहीं? जिंक की पोजीशन हाइड्रोजन के ऊपर है। इसका मतलब जो जिंक है वो भी अगर हम एसिड में डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेगा। तो जो ऊपर एक्टिविटी थी उसमें हमने जो जिंक ग्रैन्यूल्स थे, ये जिंक ग्रैन्यूल्स थे, ये जो जिंक ग्रैन्यूल्स थे इसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला था जिसकी वजह से हमारा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रखी है। तो सिंपल वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो ये एक्टिविटी सीरीज को याद कर लेना, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें ये बताती है कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है। और ये भी बताती है कि जो हाइड्रोजन के ऊपर वाले जितने भी मेटल्स होते हैं वो हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर सकते हैं जब भी हम उनको एसिड में डालेंगे, ठीक है ना। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नोट दैट द मेटल इन द अबव रिएक्शन डिस्प्लेस हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एसिड्स एज हाइड्रोजन गैस। जो ऊपर वाले मेटल्स हैं, ठीक है, जो ऊपर मेटल है कौन सा? जिंक मेटल है, ठीक है। जो इस इधर पे कह रहा है नोट दैट द मेटल, कौन सा मेटल हमने यूज किया था? जिंक को यूज कर रखा था, मेटल जिंक को यूज कर रखा था। इन द अबव रिएक्शन, इस अबव रिएक्शन में डिस्प्लेस हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम एसिड्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो हम ये डिस्प्लेस कर देते हैं हाइड्रोजन को एसिड्स में से, ठीक है। एंड फॉर्म्ड अ कंपाउंड कॉल्ड सॉल्ट, और एक कंपाउंड बना देते हैं जिसे हम सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। और एक कंपाउंड बना देते हैं जिन्हें सॉल्ट कहते हैं। अब हमने एक चीज़ देखी, जब भी मेटल को हम एसिड्स में डालते हैं जो हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं एक्टिविटी सीरीज में, तो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर देते हैं और साथ में एक सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं जिसे हम सॉल्ट कहते हैं, ठीक है, जिसे हम सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। दस द रिएक्शन ऑफ अ मेटल विद एसिड कैन बी रिप्रेजेंटेड। तो जो रिएक्शन हो रही है एसिड की मेटल के साथ उसे हम जर्नल वे में ऐसे लिख सकते हैं कि जब भी एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो एक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को बनाता है, ठीक है। इसे याद करो, अभी के अभी नोट करो, ठीक है, इसे याद करो क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसिड के साथ कभी भी मेटल को हम रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि किसी भी मेटल को करें, एक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर है वही मेटल क्या होंगे? वही मेटल डिस्प्लेस कर पाएंगे हाइड्रोजन गैस को एसिड्स में से। तो
जो ऊपर वाले मेटल्स हैं ये कौन से हैं, अबोव एक्टिविटी सीरीज, ठीक है, ये मेटल्स अबोव एक्टिविटी सीरीज वाले मेटल्स हैं, ठीक है ना। एक्टिविटी 2.4 फोर्थ एक्टिविटी को देखते हैं हम, प्लेस फ्यू ड्रॉप्स पीसेस ऑफ ग्रैन्युलेटेड जिंक इन अ टेस्ट ट्यूब। दोबारा जिंक को हम टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, जिंक ग्रैन्यूल्स को। 2 ml सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 ml सॉल्यूशन को हम उसमें डाल देंगे। जैसे हमने पहले एसिड को डाल रखा था, अब हम बेस को डालेंगे। बेस कौन सा यूज करेंगे हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। एंड वार्म द सॉल्यूशन कंटेंट इन द टेस्ट ट्यूब। और टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा वार्म कर देना हमें, ठीक है, थोड़ा सा बर्नर के ऊपर रख के या फिर किसी बॉइल्ड वाटर के ऊपर टेस्ट ट्यूब को रख के, मीन थोड़ा बहुत हमें उसको गर्म कर देना है टेस्ट ट्यूब को। रिपीट द जो एक्टिविटी 2.3 ऊपर वाली एक्टिविटी है, सेम टू सेम SI एपरेटस हमें लगाना है। और हमें ये देखना है कि इस बार जो गैस निकली ये क्या दोबारा ये हाइड्रोजन गैस ही निकली। तो हाँ, दोबारा के जब हम दोबारा NaOH को डालते हैं तो दोबारा हाइड्रोजन गैस ही निकलती है, ठीक है ना। और ये दोबारा का दोबारा पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। तो ये बोल रहा है रिपीट द रेस्ट ऑफ द स्टेप ऑफ एक्टिविटी 2.3 की तरह इसको वो करो एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, और अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करो। तो हमने ये देखा अगेन हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। तो जो ये एक्टिविटी है मैं यहाँ तो करा नहीं सकता, ये तो लैब ही में होगी ना। अगर स्कूल में लैब में करोगे तो अच्छी बात है, वरना पता होना चाहिए यार ऐसा होता है करके। ज़रूरी थोड़ा हर चीज़ को करा जाए ना, क्योंकि हर चीज़ को तो साइंटिस्ट भी नहीं करते। बस पता होता है कि जनरली ऐसा होता है कि जब हम मेटल में सोडियम हाइड्रोक्साइड या बेस को डालते हैं मेटल्स में से, तो हाइड्रोजन इवॉल्व हो जाती है। अब ऐसा नहीं कि सारे मेटल्स में ये चीज़ एप्लीकेबल हो, सारे मेटल्स में ज़रूरी नहीं ये बात एप्लीकेबल हो। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि हम बेसिस में जब डालते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही एक मटेरियल जिंक है जिसे हम एसिड में भी डालते हैं और बेसिस में भी डालते हैं, तो दोनों में ये हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करता है। तो देखते हैं द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस कैन बी रिटन है। तो जो रिएक्शन हुई थी ऊपर जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक में डाला सेकंड एक्टिविटी में, मीन्स एक्टिविटी 2.4 में, तो जो NaOH है जिंक के साथ मिलके Na2ZnO2 एक सॉल्ट को बना देता है प्लस हाइड्रोजन गैस। जैसे हमने क्या लिख रखा था इधर पे, हमने ये लिखा था कि जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाता है। इधर पे जो ये हमारा बेस है, बेस भी जब मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो एक सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बना रहा है। तो इधर पे एसिड और बेस सेम वे में बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। इधर पे क्या कर रहे हैं, एसिड्स एंड बेसेस बिहेव्स इन सेम मैनर, ठीक है। इसको नोट कर लेना कि एसिड और बेस क्या कर रहे हैं, इधर भी सेम मैनर में बिहेव कर रहे हैं। एसिड भी वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसे बेस करता है, ठीक है ना। यू विल फाइंड अगेन दैट हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड। आप दोबारा ये फाउंड करोगे कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रखी है, बताया ना मैंने, इन द रिएक्शन, इस रिएक्शन में। हाउएवर सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विथ ऑल मेटल्स। हालांकि ये जो रिएक्शंस हैं ये सारे मेटल्स के साथ पॉसिबल नहीं है, जो कि मैंने बताया था वो इसमें भी लिखा हुआ है। हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। जो मेटल की कार्बोनेट्स होती हैं और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होती हैं, कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स क्या होती हैं वो तो पता ही होगा ना। जिसमें CO3 वाला जो आयन है वो लगे रहता है उन्हें कार्बोनेट बोलते हैं, और जिधर पे HCO3 वाला आयन लगे रहता है उसे हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, ठीक है ना। तो जो मेटल कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स है वो एसिड्स के साथ कैसी रिएक्शन करती है हम ये देखते हैं, ठीक है। तो ये कैसे करते हैं, एक्टिविटी 2.5 की मदद से इसे समझ लेते हैं, ठीक है, जल्दी से। टेक 2 टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब को हमें लेना है, लेबल देम एज A एंड B, और दोनों को लेबल कर देना है, एक को A बोलना है और दूसरे को B बोलना है, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है, A और B बोलना है, ठीक है ना। टेक अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, उसके बाद 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट का उसमें डाल देना है। तो पहला स्टेप क्या था, हमने 2 टेस्ट ट्यूब ली, एक को A बोला एक को B बोला, और उसके बाद उसमें सोडियम कार्बोनेट डाल दिया, क्योंकि हम मेटल के कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन देख रहे हैं एसिड के साथ। तो हमने क्या ले लिया इधर पे, सोडियम कार्बोनेट ले लिया, Na2CO3 होता है जिसका फॉर्मूला इन टेस्ट ट्यूब ए। अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन टेस्ट ट्यूब B, और एक में हमने हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया, कौन सा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया, क्योंकि हम इधर पे कार्बोनेट्स की और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की रिएक्शन देख रहे हैं। और एक
चीज़ मैं और बता देता हूँ कि जो हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं मेटल के, जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, उसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है और बाइकार्बोनेट्स हैं वो एक ही चीज़ है, ठीक है। तो एक में हमने सोडियम कार्बोनेट लिया और एक में हमने सोडियम बाइकार्बोनेट ले लिया, ऐसा भी कह सकता हूँ। और 0.5 ग्राम हमने ले लिया। एड अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl टू बोथ टेस्ट ट्यूब। अब दोनों टेस्ट ट्यूब में हम ड्रॉपर की मदद से क्या कर लेंगे, 2 ml क्या डालेंगे, HCl को डालेंगे दोनों में, क्योंकि हमें एसिड के साथ रिएक्शन करनी है। तो हम HCl को दोनों टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी और कार्बोनेट के साथ भी डाल देंगे। और डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या देखा, ठीक है। पास द गैस प्रोड्यूस्ड इन इसके थ्रू लाइम वाटर एंड, तो जो ये इसमें से एक गैस निकलेगी, उस गैस को हमें ट्रैप करना है, उसको उस गैस को हमने पकड़ लेना है और उस गैस को हमने किससे पास करवाना है, किससे पास करवाना है, लाइम वाटर से, ठीक है। और वो लाइम वाटर क्या होता है, मैंने फर्स्ट चैप्टर में बता रखा था कि लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है लाइम वाटर। क्या होता है लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को हम लाइम वाटर बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमें इसको हमें लाइम वाटर से पास करवाना है, ठीक है। तो लाइम वाटर से पास करवाना है, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बोलते हैं, एज सॉन इन फिगर 2.2 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। और रिकॉर्ड करो अब अपनी ऑब्जर्वेशन को कि क्या हुआ। तो सबसे पहले हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब में हमने सोडियम कार्बोनेट लिया और अगली टेस्ट ट्यूब में हमने सोडियम बाइकार्बोनेट लिया। इधर पे मैं एक ही टेस्ट ट्यूब दिखा के कर देता हूँ। और जो ये हमने लिया था, इसके ऊपर हमने HCl डाल लिया, ठीक है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया। तो जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया तो इसमें से हमें दिखा कि कुछ गैस निकल ली है। तो हमने कहा चलो देखते हैं कौन सी गैस है ये, ठीक है ना। तो इसमें से एक गैस निकली, जो गैस इधर से पास होती हुई, इस टेस्ट ट्यूब से पास होती हुई, ठीक है, ये वाली नहीं, ये टेस्ट ट्यूब तो ए है, ठीक है ना। तो ये इधर से पास होती हुई इधर पे जाएगी, इस वाले इन्वायरमेंट में जाएगी, क्योंकि ये तो स्टॉपर है ना, इधर से जाएगी और फिर इधर से अगली टेस्ट ट्यूब से निकलती हुई यहाँ से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में चली जाएगी, जिसे हम लाइम वाटर भी कहते हैं, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन या फिर लाइम वाटर, ठीक है, चूने का पानी कहते हैं इसे, लाइम वाटर। तो जब हम इस लाइम वाटर से इसे पास करवाते हैं तो लाइम वाटर में एक कमाल की चीज़ होती है कि लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। क्योंकि जो लाइम वाटर होता है पहले तो कलरलेस होता है, पहले लाइम वाटर कलरलेस होता है, लेकिन लाइम वाटर की एक खास बात यह है कि लाइम वाटर से जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाते हैं तो वो मिल्की हो जाता है। तो जैसे ही लाइम वाटर मिल्की हुआ तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो ये गैस है ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो लाइम वाटर क्या हो जाता है, टर्न्स मिल्की, देयरफॉर द गैस इज CO2। इसका मतलब जो गैस प्रोड्यूस हो रखी है वो CO2 गैस प्रोड्यूस हो रखी है। अब हम ये एक्सपेरिमेंट है, इसमें जो रिएक्शन हो रखी है सोडियम कार्बोनेट की एसिड के साथ, तो वो रिएक्शन को हम देखते हैं टेस्ट ट्यूब ए में। सोडियम कार्बोनेट प्लस डाइल्यूट HCl हमने इसमें डाला तो एक सॉल्ट बनी, प्लस वाटर बना, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनी, और ये कार्बन डाइऑक्साइड तो लाइम वाटर को मिल्की कर रही थी, ठीक है ना। यही क्या कर रही है, लाइम वाटर को मिल्की कर रही है। और टेस्ट ट्यूब बी में वैसे हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया और एसिड के साथ रिएक्शन करवाई उसकी, तो दोबारा सॉल्ट बना, एक वाटर बना और दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड बनी। तो जो दूसरी टेस्ट ट्यूब है उससे भी हम अगर गैस को टेस्ट करेंगे तो वो भी लाइम वाटर को मिल्की करेगी। तो लाइम वाटर इनिशियली कलरलेस होता है, CO2 को डालते ही मिल्की हो जाता है वो, ठीक है ना। लेकिन जब हम कुछ ज़्यादा ही CO2 डाल देते हैं लाइम वाटर में, कुछ ज़्यादा ही CO2, पहले इनिशियली क्या होता है, लाइम वाटर टर्न मिल्की, ठीक है, क्योंकि वाइट कलर का एक प्रिसिपिटेट बन जाता है, और वो वाइट कलर का प्रिसिपिटेट कौन सा होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है ना। क्योंकि जो वाइट कलर का प्रिसिपिटेट होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। तो जैसे ये लाइम वाटर है, इस लाइम वाटर में हमने जैसे ही हम CO2 को डालते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का वाइट प्रिसिपिटेट बन जाता है, जिसके वजह से, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट, इसी के वजह से लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, ठीक है। और साथ में वाटर भी प्रोड्यूस होता है, इसका कोई ख़ास काम है नहीं यहाँ। तो आगे बढ़ लेते हैं अब। ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं, मीन जब लाइम वाटर
मिल्की टर्न हो चुका है, उसके बाद भी हमने एक्सेस में उसे कार्बन डाइऑक्साइड दी, कहा कि और कार्बन डाइऑक्साइड ले और कार्बन डाइऑक्साइड ले, ठीक है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, तो ये रिएक्शन थोड़ी चेंज हो जाती है। अब जो लाइम वाटर की मिल्कीनेस है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, हमने पहले CO2 थोड़ी दे रखी थी तो थोड़ी मिल्कीनेस हुई थी, अब हमने ज़्यादा दे दी तो बहुत ज़्यादा मिल्कीनेस हो जाएगी, ऐसा नहीं। अब मिल्कीनेस जितनी हो रखी थी वो भी कम हो गई, ठीक है, हमने थोड़ा सा दिया तो ठीक है। उसके बाद ये जो मिल्की है, ये मिल्कीनेस दोबारा डिसअपियर हो गई। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट हमारा बन रखा था, इसमें जब हम वाटर तो पहले से ही है, CO2 को एक्सेस में डाल देंगे, CO2 को हम एक्सेस में डाल देंगे तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये सॉल्यूबल होता है वाटर में, ये होता है वाटर में सॉल्यूबल, जिसकी वजह से ये पानी में घुल जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट तो प्रिसिपिटेट था, घुलता ही नहीं था, इसलिए लाइम वाटर टर्न हो जाता था मिल्की। ये तो सॉल्यूबल है वाटर में, तो ये घुल जाता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है जो कि घुल जाता है, ठीक है ना। लाइम वाटर, चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जो लाइमस्टोन है, चॉक है और मार्बल है, ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं कैल्शियम कार्बोनेट की। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम बहुत बार मार्बल भी कहते हैं, बहुत बार लाइमस्टोन भी कहते हैं और बहुत बार चॉक भी कहते हैं, ठीक है। चॉक, लाइमस्टोन और मार्बल, ये कैल्शियम कार्बोनेट से हम टाइम टाइम पे कहते रहते हैं, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट की डिफरेंट फॉर्म्स है। जैसे कोयला होता है ना, कोयला कार्बन की एक फॉर्म होती है, डायमंड भी कार्बन की एक फॉर्म होती है, जो ग्रेफाइट होती है वो भी कार्बन की फॉर्म होती है, और जो टार होता है, कोल टार या फिर कोक कहते हैं जिसे हम, जो कोक होती है वो भी कार्बन का ही एक फॉर्म है। तो कार्बन की इतनी सारी फॉर्म हो सकती हैं, ठीक है ना। इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट की भी 2-3 फॉर्म होती हैं, जैसे लाइमस्टोन हो गया, चॉक हो गया और मार्बल हो गई, ठीक है। मार्बल मीन्स संगमरमर, ठीक है, और लाइमस्टोन मीन्स चूना पत्थर, ठीक है। हो सकता है कभी देखा भी हो लाइमस्टोन क्या होता है। लाइमस्टोन वाइट कलर का एक सब्सटेंस होता है, ठीक है ना। और लाइमस्टोन किससे बोलते हैं हम? लाइमस्टोन किससे बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट्स कहते हैं। ऑल द मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू गिव अ करस्पॉन्डिंग सॉल्ट। सारी की सारी जो मेटल कार्बोनेट्स हैं और हाइड्रोजन कार्बोनेट हैं, जब भी वो एसिड के साथ रिएक्शन करती हैं तो वो कार्बन डाई गैस को इवॉल्व करती हैं, जो कि लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड दस रिएक्शन कैन बी समराइज्ड। इसलिए इस रिएक्शन को हम लिख सकते हैं कि जो मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जब भी ये एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है और वाटर देता है, ठीक है। और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये तो लाइम वाटर को मिल्की बनाती है, ठीक है ना, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन एक्सेस में पास करेंगे तो मैंने बता दिया क्या होगा, लाइम जो मिल्कीनेस है वो डिसअपियर हो जाएगी, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि अपने आप में सॉल्यूबल कंपाउंड है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को प्रॉपरली याद करो, ठीक है। ये पता होना चाहिए कि जब भी हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो कार्बन डाई गैस को इवॉल्व करते हैं और साथ में एक सॉल्ट और वाटर भी देते हैं। हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर? एसिड और बेसिस आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं? ये तो बहुत ही ईजी है ना, आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देते हैं, ठीक है। तो वो एसिड और बेसिस आपस में रिएक्ट करके न्यूट्रल हो जाते हैं, और इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है वो क्या होती है? जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके न्यूट्रल हो जाते हैं। तो देखते हैं, हाउ डू एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट विथ ईच अदर? एसिड्स और बेसेस एक साथ कैसे रिएक्ट करते हैं? एक्टिविटी 2.6, सिक्स्थ एक्टिविटी देखते हैं इस चैप्टर की। टेक 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड एड 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोल्फिथलीन सॉल्यूशन। 2 ml में डाइल्यूट NaOH लेना है हमने, और उसके बाद एक टेस्ट ट्यूब में 2 ड्रॉप फिनोल्फिथलीन की डाल देनी है। तो NaOH के ऊपर हमने क्या डाल देनी है? फिनोल्फिथलीन डाल देना है। तो जो फिनोल्फिथलीन होता है वो बेस को क्या कर देता है? पिंक कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है। इज देयर चेंज इन कलर सॉल्यूशन? क्या कलर होता है? कलर चेंज होता है, क्योंकि जो फिनोल्फिथलीन होता है जैसे उसमें हम बेस डालते हैं तो पिंक कलर का हो जाता है, ये पिंक कलर का हो जाता है। एड डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन टू द अबव सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप। इसके बाद जो ये सॉल्यूशन हमारा बन रखा है पिंक कलर का सॉल्यूशन, सबसे पहले फिनोल्फिथलीन सॉल्यूशन को एक टेस्ट ट्यूब में लिया, उसके ऊपर हमने थोड़ा सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, तो इसका जो कलर था पिंक कलर का हो गया है। अब हमने दोबारा उसमें एसिड डाल दिया, पहले बेस डाल रखा था, तो जो फिनोल्फिथलीन वाला जो सॉल्यूशन था पिंक कलर का हो चुका था, वो बेस बन चुका था, बेसिक इन नेचर, ठीक है, उसका नेचर बेसिक हो चुका था। उसके ऊपर हमने दोबारा एसिड डाल दिया, तो वो जो बेसिक बन रखा था
वो दोबारा न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी। तो जैसे ही वो न्यूट्रलाइजेशन होती है, अब ऑब्जर्व करो कि उसके कलर में क्या हुआ है, ठीक है ना। तो अब उसका कलर दोबारा कलरलेस हो गया। वाई डिड द कलर ऑफ द फिनोल्फिथेलिन चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ एसिड। एसिड के डालने के बाद फिनोल्फिथेलिन का कलर क्यों चेंज हुआ दोबारा, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई। जो पहले बेसिक होने की वजह से पिंक कलर का हुआ था, अब दोबारा हमने एसिड डाल दिया, तो एसिड और बेस ने आपस में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर दिया, जिसकी वजह से जो कलर है दोबारा कलरलेस हो गया, पिंक से दोबारा कलरलेस हो गया, जैसे ही हमने ऊपर से HCl को डाला। एट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH टू द अबव मिक्सचर डज द पिंक कलर ऑफ द फिनोल्फिथेलिन रिअपियर। फिर उसके बाद जब वो दोबारा डिसअपियर हो गया था कलर, उसके बाद हमने दोबारा NaOH सॉल्यूशन को ज़्यादा करा, उसके बाद NaOH सॉल्यूशन को हमने दोबारा डाला, तो अब हम देखो कि क्या दोबारा वो कलर रीअपियर हो रहा है, क्योंकि पहले NaOH डाला फिर HCl डाला, कलर लेस हो गया। उसके बाद हमने दोबारा बहुत सारा NaOH डाल दिया, तो दोबारा रीअपियर हो जा रहा है। तो हाँ, दोबारा रीअपियर हो जाएगा। वाई डू यू थिंक दिस हैपेंड, ऐसा क्यों हो रहा है, आपको क्या लग रहा है, ठीक है। शायद एक्टिविटी समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी मैं एक बार मुझे लग रहा है कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बता देता हूँ, ठीक है। टेढ़ी हो गई ये लाइन, तो टेस्ट ट्यूब बना लेता हूँ मैं। सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब बना लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी बनी एक टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब में हम ले लेंगे फिनोल्फिथेलिन सॉल्यूशन, ठीक है। हम क्या ले लेंगे, फिनोल्फिथेलिन सॉल्यूशन, फिनोल्फिथेलिन का सॉल्यूशन ले लेंगे। उसके बाद हम फर्स्ट में NaOH को डालेंगे इसमें। तो NaOH क्योंकि एक बेस है, तो इसका जो कलर है वो क्या हो जाएगा, इसका कलर पिंक हो जाएगा, ठीक है। तो जो इसका कलर है वो पिंक कलर का हो जाएगा ये, तो ठीक है, ये पिंक कलर का हो गया। क्योंकि अब ये जो सॉल्यूशन है पिंक कलर का इसलिए हुआ क्योंकि इसके अंदर हमने बेस को ऐड कर रखा है। अब जो ये सॉल्यूशन है इसका जो कलर है, इसका जो नेचर है वो बेसिक हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर हमने क्या डाल दिया है, बेस को डाल दिया है इसके अंदर। अब इसके अंदर हम एसिड डालेंगे HCl, जो कि अपने आप में क्या है, एक एसिड है। तो एसिड को जैसे ही हम डालेंगे, तो जैसे ही ये इसके ऊपर पड़ेगा, ठीक है ना, तो इसके जो कलर है इसके कलर को ये चेंज कर देगा, और इसका जो कलर है दोबारा से कलरलेस हो जाएगा। ये दोबारा से क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। तो दोबारा से ये बिना किसी कलर का हो गया। तो जैसे ही ये फिनोल्फिथेलिन सॉल्यूशन दोबारा कलरलेस हो गया, तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो ये बेस बन रखा था इसके साथ एसिड भी आ गया, अब जिसके वजह से ये जो चीज़ है ये न्यूट्रल हो गई। और न्यूट्रल में तो जो कलर होता है वो कलरलेस होता है फिनोल्फिथेलिन सॉल्यूशन का, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझ ली कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद हम ये NaOH को दोबारा से अगेन डाल देंगे, न्यूट्रलाइजेशन होने के बाद अगेन इसको डालेंगे। तो अगेन इसको डालेंगे तो अगेन इसका जो कलर है दोबारा क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन दोबारा बेसिक हो जाएगा, पहले न्यूट्रल हुआ था, उसके बाद दोबारा बेसिक हो जाएगा, दोबारा इसका कलर ऐसे चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोबारा रीअपियर कर रहा है क्या, हाँ ये दोबारा रीअपियर कर रहा है। इन द अबव एक्टिविटी वी हैव ऑब्जर्व दैट द इफेक्ट ऑफ बेस इज नलीफाइड बाई एसिड एंड वाइस वर्सा। हमने ये ऑब्जर्व किया कि बेस का इफेक्ट नलीफाई कर दिया गया है एसिड की वजह से, और बेस का इफेक्ट एसिड की वजह से नलीफाई कर दिया गया है, और एसिड का बेस की वजह से, क्योंकि वाइस वर्सा भी ट्रू है। द रिएक्शन टेकिंग प्लेस कैन बी रिटर्न है, और जो रिएक्शन हो रही है इधर पे NaOH प्लस HCl रिएक्ट कर रहे हैं NaCl प्लस H2O। द रिएक्शन, अब तुम सोचोगे फिनोल्फिथेलिन क्या रिएक्ट नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है। इधर पे फिनोल्फिथेलिन खाली उसके साथ अपना सॉल्यूशन बना ले रहा है, रिएक्ट थोड़ा कर रहा है। जैसे पानी होता है, जब हम उसमें चीनी को घोलते हैं, क्या पानी चीनी के साथ रिएक्ट करती है, नहीं करती है, ठीक है। उसके साथ खाली अपना एक सॉल्यूशन बना लेती है, ऐसा नहीं कि वो उसके साथ रिएक्ट कर रही है, रिएक्ट नहीं करती है उसके साथ, वो उसके साथ खाली सॉल्यूशन बना लेती है। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेसिस टुगेदर गिव सॉल्ट एंड वाटर। जो एसिड और बेस एक साथ जो रिएक्शन कर रहे हैं उसमें एक सॉल्ट दे रहे हैं, NaCl दे रहे हैं ना, एक सॉल्ट दे रहे हैं और साथ में वाटर भी दे रहे हैं, ठीक है। तो एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर एंड इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। इन जनरल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिटन, जनरली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को कैसे लिखा जाता है, बेस प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। तो इसे याद कर लो, बेस प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो
इतना तो समझ आ गया होगा, ठीक है, ईजी है, इतना समझ आ गया होगा। अब हमने कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स देख लिए, ठीक है। कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को जब हम एसिड के साथ डालते हैं तो CO2 गैस निकलती है, एक सॉल्ट और हाइड्रोजन निकलता है। तो कार्बोनेट्स को हमने देख लिया था कि कार्बोनेट्स कैसे वो करते हैं, और एसिड और बेस आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं हमने ये भी देख लिया था। अब हम देखते हैं कि जो मेटल्स होते हैं जैसे कॉपर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये जो सारे मेटल्स हैं, जो इनकी ऑक्साइड्स हैं, जैसे मैग्नीशियम की ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर की ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड, ठीक है ना। तो ये आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, ये एसिड्स के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं और बेस के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। जो जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो अपने आप में क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, ये मैं बता देता हूँ कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं ये बेसिक इन नेचर, हम जो एक्टिविटी करेंगे उनसे पता चलेगा कि ये बेसिक क्यों होते हैं, ठीक है। क्योंकि जब एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, क्योंकि ये बेसिक हैं। तो जब ये रिएक्शन करेंगे विथ एसिड्स तो सॉल्ट प्लस वाटर को बनाएंगे। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड, एक कॉपर ऑक्साइड का स्मॉल अमाउंट हमने लेना है इन अ बीकर, एक बीकर के अंदर कॉपर ऑक्साइड को ले लेना है, एंड एट डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली वाइल स्टीरिंग, और इसके अंदर जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसके अंदर हमने डाल देना है, ठीक है। जो कॉपर ऑक्साइड होती है मैंने बताया था कि ये किस कलर की होती है, ब्लैक कलर की होती है, ठीक है। तो जैसे हम इसके अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डालते हैं तो इधर पे चेंज इन कलर हो जाता है, कलर में कुछ चेंज आ जाता है, ठीक है। नोट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन का कलर है वो क्या चेंज हो, पहले कलरलेस होता है, अब एक सॉल्यूशन ग्रीन हो जाता है, क्या हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है। तो जब हम डाइल्यूट HCl को डालते हैं तो ये सॉल्यूशन ग्रीन कलर का हो जाता है, जबकि ये तो कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का था और डाइल्यूट HCl कलरलेस था। लेकिन जब ये सॉल्यूशन इनका बनता है, जब हम इसे स्टिर कर देते हैं, ऊपर से इसको हम घोल देते हैं, ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड के साथ मिलकर ये ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बना दे रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, क्योंकि जो कॉपर ऑक्साइड है ये कॉपर ऑक्साइड बेसिक है नेचर में, और जब ये एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो इसने एक सॉल्ट बनाई, ये जो ग्रीन कलर की है ये एक सॉल्ट है जिसे हम कॉपर क्लोराइड कहते हैं, CuCl2। ये कॉपर क्लोराइड बनने की वजह से ग्रीन कलर का हो रहा है, क्योंकि ग्रीन कलर की होती है कॉपर क्लोराइड, किस कलर की होती है, ग्रीन कलर की होती है, ठीक है। तो याद रखना कि ग्रीन कलर की होती है कॉपर क्लोराइड, कोई भी कहेगा कॉपर क्लोराइड किस कलर की होती है तो ग्रीन कलर की होती है कॉपर क्लोराइड। तो आगे बढ़ते हैं। यू विल नोटिस डेट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू ग्रीन, जो एक सॉल्यूशन है इस कलर का सॉल्यूशन का जो कलर है वो ग्रीनिश हो जाता है, ब्लू ग्रीन कलर का हो जाता है, एंड कॉपर ऑक्साइड डिजोल्व, और जो कॉपर की ऑक्साइड है जो ब्लैक कलर की थी वो उसमें डिजोल्व हो जाती है जब हम उसको हिलाते हैं, ठीक है। द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर टू क्लोराइड, जो ये ब्लू ग्रीन कलर का सॉल्यूशन का जो फॉर्मेशन है किसकी वजह से हो रहा है, कॉपर क्लोराइड के फॉर्मेशन की वजह से, ठीक है। तो जो ये ग्रीन कलर का हो रहा है कॉपर क्लोराइड की फॉर्मेशन की वजह से हो रहा है। रिएक्शन बिटवीन मेटल ऑक्साइड एंड एसिड कैन बी रिटर्न है, तो जो मेटल ऑक्साइड के साथ जो रिएक्शन है वो ऐसे लिखी जा सकती है कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं प्लस एसिड्स होते हैं वो सॉल्ट प्लस वाटर दे रहे हैं, मेटल ऑक्साइड्स प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो ये रिएक्शन कुछ जानी पहचानी नहीं लग रही है क्या, क्योंकि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं मैंने बताया कि ये बेसिक होते हैं, और बेस के साथ कभी भी एसिड को ऐड करते हैं तो एक सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, तो वही तो ये रिएक्शन है, उसको थोड़ा घुमा के लिख दिया है, ठीक है। तो जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होती हैं वो बेसिक इन नेचर होती हैं, मैं इधर पे लिख देता हूँ, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर मोस्टली बेसिक इन नेचर, ठीक है। तो मैंने इधर पे शब्द किसका यूज कर रखा है, मोस्टली का, मतलब मोस्टली ये बेसिक होंगी नेचर में, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि ये बेसिक क्यों हो, जैसे जो जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड क्या है, एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तुम बोलोगी कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या चीज़ है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसी ऑक्साइड होती है जो एसिडिक कैरेक्टर भी शो करती है, बेसिक भी। तो नेचर में कुछ ऐसी कमाल की ऑक्साइड्स भी हैं जो एसिडिक नेचर भी शो कर सकती हैं और बेसिक नेचर, जो एसिड भी है अपने आप में बेस भी है, मतलब कितनी कमाल की चीज़ है ना, एसिडिक नेचर भी शो कर दे रही है और बेसिक नेचर भी शो कर दे रही है। तो जो ये स्ट्रेंज चीज़ें हैं, स्ट्रेंज ऑक्साइड्स हैं, उन्हें हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं, जो क्या करती हैं, शोज
बोथ एसिडिक एंड बेसिक नेचर। तो मोस्टली ये ऑक्साइड जो होती हैं बेसिक इन नेचर होती हैं, लेकिन कुछ और ऐसी ऑक्साइड्स होती हैं जो एम्पोटेरिक होती हैं नेचर में, ठीक है, जो एसिडिक कैरेक्टर भी शो कर सकती हैं और बेसिक कैरेक्टर भी शो कर सकती हैं। तो ZnO Al2O3, ठीक है, एल्युमिनियम की जो ऑक्साइड होती है Al2O3 वो भी हमारी एक एम्पोटेरिक ऑक्साइड होती है। तो क्या मेटेलिक ऑक्साइड्स मोस्टली बेसिक होती है नेचर में? हाँ, मेटेलिक ऑक्साइड मोस्टली बेसिक होती है नेचर में। और क्या वो एम्पोटेरिक भी हो सकती हैं? जी हाँ, वो एम्पोटेरिक भी हो सकती हैं। एम्पोटेरिक मीन्स वो एसिड भी और बेसिक भी है, ठीक है। तो हमें पता चल गया एम्पोटेरिक क्या होती है। लेकिन क्या जो मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक हो सकती है नेचर में? तो मेटेलिक ऑक्साइड्स एसिडिक भी हो सकती है नेचर में। क्या भी हो सकती हैं? एसिडिक भी हो सकती हैं, ठीक है ना। जैसे CrO3 क्रोमियम ऑक्साइड है, ये क्या है? एसिडिक इन नेचर है, ठीक है ना। तो जैसे Mn2O7 ये क्या है? ये भी एसिडिक इन नेचर है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है ना। तो ये जो सारी ऑक्साइड्स हैं ये एसिडिक हैं। जरूरी नहीं है कि मेटल्स की ऑक्साइड क्या हों, एसिडिक ना हो। मोस्टली 90 केसेस में ये क्या होती है? बेसिक होती है। और कुछ 1-2% केसेस पे ये एम्फोटेरिक होती है, और कुछ 1-2% केसेस पे ये एसिडिक भी हो सकती है। लेकिन एसिडिक होना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। अभी तुम 10th क्लास के कोर्स के हिसाब से तुम्हें जो मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, ये चीज़ कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ये चीज़ें हम जब बाद में पढ़ेंगे, जब स्टैंडर्ड बढ़ेगा हमारा, हम चीज़ें सीखेंगे कि यार मेटेलिक ऑक्साइड्स भी क्या हो सकती हैं, एसिडिक हो सकती हैं, और उनके होने की क्या कंडीशंस हैं, वो कब मेटेलिक ऑक्साइड्स एसिडिक होती हैं। वो सारी जो डीप एनालिसिस है हम वो बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने खाली बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए दे दिया है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। तो अपने दिमाग में कोई मिसकॉन्सेप्शन मत पालना कि ऐसा ही है, ठीक है। मोस्टली ऐसा होता है। क्या होता है? मोस्टली ऐसा होता है। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन। तो जो ऊपर वाली रिएक्शन है इसके लिए बैलेंस रिएक्शन लिखो, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो इसके लिए हम चलो लिखने की कोशिश करते हैं। तो जो कॉपर ऑक्साइड है जो कि ब्लैक इन कलर है, प्लस HCl सॉल्यूशन जो कि कलरलेस है, तो कॉपर प्लस HCl जब आपस में मिल जाते हैं तो एक सॉल्ट बनाते हैं ग्रीन कलर की, जो कि CuCl2 होता है, जो कि ग्रीन कलर की सॉल्ट होती है, प्लस वाटर बनाता है, ठीक है ना। तो हमने ये देख लिया कि ये कॉपर क्लोराइड ब्लू ग्रीन कलर की सॉल्यूशन बन जाती है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं अब। सिंस मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्ट विद एसिड, क्योंकि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं और सॉल्ट बनाती हैं, जैसे कॉपर क्लोराइड बन रखी है इधर पे, एंड वाटर। सिमिलरली द रिएक्शन ऑफ अ बेस विद एन एसिड मेटेलिक ऑक्साइड्स कैन बी सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड। तो इसलिए जो मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं उन्हें बेसिक ऑक्साइड कहा जाता है, ठीक है। जो चीज़ मैंने बताई वो चीज़ यहाँ पर भी लिखी हुई है, ठीक है। तो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स विद बेस, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं वो बेस के साथ कैसे रिएक्ट करेंगी, चलो ये भी देख लेते हैं हम। छोटा सा टॉपिक है, इसको क्लियर करते हैं, उसके बाद चैप्टर और जो ये लेक्चर है इसको रैप अप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ें हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे, हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ कवर कर ली हैं, 7 तो एक्टिविटीज़ कवर कर ली हैं, ठीक है हमने। तो उन 7 एक्टिविटीज़ में हमने डिफरेंट रिएक्शन और डिफरेंट कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझा। उसके अलावा हमने थ्योरेटिकल नॉलेज भी काफ़ी ले रखी है। तो इस चैप्टर को इसके बाद रैप अप करेंगे, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स विद बेस, तो जो नॉन मेटल की ऑक्साइड्स होती हैं वो जब बेस के साथ रिएक्ट करती हैं तो कैसा होता है। जो मेटेलिक ऑक्साइड्स थी उनको तो हमने एसिड के साथ रिएक्शन कराया, लेकिन जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं उनको हमने बेस के साथ रिएक्ट कराया, ठीक है। तो हम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं ये मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये मोस्टली एसिडिक इन नेचर होती हैं। एसिडिक इन नेचर मतलब कि इनका जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है, और जब वो बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाएंगे। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स प्लस बेस से क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। तो आपने एक अभी रिएक्शन पढ़ रखी थी, इसमें लाइम वाटर मिल्की हो जा रहा था, तो उस रिएक्शन को हम देखते हैं कि क्या वो रिएक्शन में
कुछ खास है क्या, वो इससे थोड़ा रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो हम उसको देखते हैं, तो उसको हम कहाँ पर देखें, स्पेस तो है नहीं यहाँ, तो उसको चलो इधर ही पे देख लेते हैं। जो हमारा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड था, जिसे हम लाइम वाटर बोलते हैं, उसके साथ जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड डाल लेते हैं, अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, इधर पे नोट करो, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है, उसके साथ ऑक्सीजन है, तो ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन की वो डाइऑक्साइड है, ठीक है, ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड भी, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। और जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये बेस है। तो जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वही तो बेस के साथ रिएक्ट कर रही है, इसका मतलब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस रिएक्ट कर रही है, ठीक है ना। तो ये जब रिएक्ट करती है तो मैंने क्या बोला था, क्या बनता है, एक बनता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनता है ना, जो क्या होता है, मिल्की कर देता है, वाइट कलर का होता है, वाइट प्रिसिपिटेट, ठीक है। तो एसिड प्लस CO2 मतलब बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब लाइम वाटर डालते हैं तो लाइम वाटर मिल्की टर्न हो जाता है, प्लस H2O दे देता है, ठीक है। ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, ये रिएक्शन बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक चीज़ बता देता हूँ, चूने की जितनी भी रिएक्शन होती हैं, मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ये वाली जो रिएक्शंस होती है ना, बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब एक चीज़ कॉमनली ऑब्जर्व कर रखी है मैंने, इन रिएक्शंस को बैलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जो चूने की जितनी भी रिएक्शन होती हैं, चूना मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, CaO, उसके बाद जितनी भी रिएक्शंस होती हैं उनमें कभी भी हमें ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, ठीक है ना, बैलेंस करने की, अपने आप बैलेंस होगी, भरोसा है मेरे को, ये बैलेंस होगी, मैंने बहुत बार देख रखा है, ठीक है। वाइट प्रिसिपिटेट का लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, लाइम वाटर, कौन सा, जो ये लाइम वाटर है, ठीक है, ये है क्या है, लाइम वाटर, टर्न्स मिल्की, टर्न्स मिल्की। तो एक चीज़ हम इसमें ये ऑब्जर्व करते हैं कि बेस प्लस एसिड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होती हैं, मैंने बताया ना, एसिडिक इन नेचर होती हैं, तो ये क्या है, एसिड है, बेस प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट। ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम की सॉल्ट है, कैल्शियम की क्या है, सॉल्ट है। सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट में एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है, मतलब दो आयन्स का कॉम्बिनेशन सॉल्ट होता है, ठीक है ना, जो एसिड बेस रिएक्शन में फॉर्म होता है। तो ये बेस प्लस एसिड रिएक्ट करता है तो एक सॉल्ट बनाता है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में वाटर बनाता है, ठीक है ना। तो इससे हमें पता चलता है कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होती हैं वो मोस्टली एसिडिक इन नेचर होती हैं। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि हों ही, ठीक है, ये न्यूट्रल भी हो सकती हैं, ये न्यूट्रल भी हो सकती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए NOCO, जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है और कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये क्या होती हैं, जबकि ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं। नाइट्रोजन नॉन मेटल है ना, और कार्बन भी नॉन मेटल है, इन दोनों की ऑक्साइड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं, लेकिन उसके बाद भी ये न्यूट्रल हैं, ना ये एसिडिक हैं और ना ही ये बेसिक हैं, इसलिए मैंने इधर पे मोस्टली शब्द का इस्तेमाल कर रखा है, ठीक है। तो जो ये इसे पढ़ लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, कोई चीज़ मिस तो नहीं कर रखी है। यू हैव सॉ डेट द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बीच में वो रिएक्शन हमने पढ़ रखी है एक्टिविटी 2.5 में। इधर पे भी वही लिखा है कि एक्टिविटी 2.5, जो कि हमने जो एग्जाम्पल दिया वही एग्जाम्पल यहाँ पर भी दिया हुआ है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, टू प्रोड्यूस ये सॉल्ट प्लस वाटर। सिंस इट इज सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन बेस एंड एसिड, क्योंकि ये बेस और एसिड के जैसी रिएक्शन है, सिमिलर रिएक्शन है, वी कैन कंक्लूड दैट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। इसलिए हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होती हैं वो बेसिक इन नेचर होती हैं, वो नेचर में क्या होती हैं, बेसिक होती हैं। तो इसी के साथ हमारा आधा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो ये क्वेश्चंस हैं, हमने इतना तो पढ़ लिया है कि इन क्वेश्चनों को हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इतना तो मैंने पढ़ा दिया है कि इन क्वेश्चनों को आराम से सॉल्व करा जा सकता है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इन्हें अच्छी तरह सॉल्व करो, बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चंस हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं। तो इन क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करना, ठीक है। इतना जब पढ़ लिया यार तो 3 क्वेश्चंस ट्राई करने में भी कुछ नहीं जाता, इन क्वेश्चनों को ट्राई करना, उसके बाद खुद को आजमाना, क्योंकि जब तक खुद को आजमाओगे ही नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि कहाँ तुम पहुँचे हो। मैंने तो तुम्हें पढ़ा दिया, लेकिन उसके बाद पढ़ने के बाद जब तक क्वेश्चन को हम देखेंगे नहीं, तब तक जब हम क्वेश्चन को नहीं करेंगे तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। हम अपना एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, जब हम खुद को एनालाइज करेंगे उसके बाद ही
हम चीज़ों को देख पाएंगे कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो इस चैप्टर को इधर ही पे रैप अप करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि हम इस चैप्टर को पूरा एंटायरली कंप्लीट कर दें और जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी हम देख लें, ठीक है। तो मैं होप करता हूँ कि एसिड और बेसिस का जो इंट्रोडक्शन है और इतनी सारी एक्टिविटीज़ हमने 7 एक्टिविटीज़ करी, उनसे बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हुए होंगे जो कि आपको एग्ज़ाम में श्योरली मदद करेंगे, ठीक है। इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आएगा, मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ कि इसी से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मतलब लोग कहते हैं कि इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ऐसा ही क्वेश्चन आएगा या इससे रिलेटेड आएगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो जितना पढ़ा रखा है इसी में से आएगा, वो 100% है कि इसी में से आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में और उधर भी हम एनसीईआरटी की पूरी लाइन बाय लाइन पूरी एनसीईआरटी के चैप्टर को, जो एसिड बेस एंड सॉल्ट है, इसको रैप अप करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय, पढ़ते रहिए।